हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म A1 IAS यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग 6 फरवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। पढ़ाई आपकी कैसी चल रही है? लगातार कॉन्टिन्यूसली आपको पढ़ाई करती रहनी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि भारत रणभूमि दर्शन क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस फोर्स में आ चुका है, ये क्या है, इसके बारे में जान लेंगे, ठीक है। यूएसए चाइना के ट्रेड वॉर से हमें क्या क्या फायदा, कैसे कैसे फायदे हमें देखने को मिलते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और रशिया का भी पार्लियामेंट्री पैनल आ रखा था इंडिया में, किस किस से मिला है, वो सारी जानकारी आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। इससे पहले क्या करेंगे, इससे पहले हमेशा की तरह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कशन करना है। ये क्वेश्चंस आपको मिले थे आपके टेलीग्राम चैनल पे, है ना, प्रोवाइड करा दिया गया था। इसी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके लास्ट दिन के 5 फरवरी के करंट अफेयर से निकाले गए हैं, ठीक है। तो एक एक करके ध्यान से देखना है। पहला क्वेश्चन देखिए। द नाइन्थ विंटर गेम्स, द नाइन्थ एशियन विंटर गेम्स आर सेट टू बी हेल्ड इन विच सिटी? नाइन्थ एशियन विंटर गेम्स कहां पे होने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है हार्बिन, चाइना में। बताया था मैंने आपको, है ना। हार्बिन में होने वाला है नाइन्थ एशियन विंटर गेम्स, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो हार्बिन है, हार्बिन कहाँ पे है? हार्बिन सिटी जो है कहाँ पे है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये है हिलोंगजियांग प्रोविंस में, हिलोंगजियांग, हिलोंगजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्रोविंस ऑफ चाइना, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये है नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस, आप कह सकते हो चाइना का। रशिया के बॉर्डर के आसपास आप देखेंगे, वहां पे आपको दिखेगा। और ये सारी जानकारी मैंने आपको कल के करंट अफेयर्स में दे दी थी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हार्बिन चाइना समझ में आ गया। हार्बिन चाइना में इस बार का 9th एशियन विंटर गेम होने वाला है। कौन कौन से गेम्स थे, सारी चीजें बता चुका हूँ। टोटल 88 लोगों का कंटिजेंट गया है, जिसमें हमारे 59 तो एथलीट्स हैं और 29 के आसपास टीम ऑफिशियल्स हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पूरी टीम को रवाना कर दिया गया है, ये चीज ध्यान रखनी है। 7 से 14 फरवरी के बीच में ये गेम्स होने वाले हैं। अलग अलग टाइप्स के गेम्स हैं, आप जाकर कल की वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हिलोंगजियांग प्रोविंस याद रखना है, हार्बिन सिटी में होने वाला है। हार्बिन सिटी है हिलोंगजियांग प्रोविंस की कैपिटल, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीजें आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। ये देखो, मैंने आपको कल क्या बताया था, कल मैं आपको कुछ बता रहा था, उसी में मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आ रखा है ऑलरेडी आपके 69 बीपीएससी प्रीलिम्स में, तो वही क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया अभी, ठीक है। क्वेश्चन देखो, द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ आरबीआई इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आरबीआई के में से क्या क्या चीज इंक्लूड रहती है? ये क्वेश्चन आपका 69th बीपीएससी में आ चुका है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये मत समझना कि जो मैं करा रहा हूँ उसमें से कुछ डिफिकल्ट है या कुछ आसान है, ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, अपना दिमाग लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, छोटे क्वेश्चन से लेकर बड़े क्वेश्चन तक। पीसीएस जो भी एग्जामिनेशन है उसका कुछ भी ठिकाना नहीं है। किसी की बातों में मत रहो कि यार ये क्वेश्चन आ सकता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और कुछ भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चार चीजें दी हुई हैं और पूछा है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इसमें से क्या क्या आता है। मैं ऑलरेडी आपको कल अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर भी आज देखेंगे क्या क्या आता है। फॉरेन करेंसी एसेट्स आते हैं, जी हाँ आते हैं। गोल्ड आता है, जी हाँ आता है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स बताया था, एसडीआर। और आरटीपी रिजर्व टैंक पोजीशन, ये भी बताया था, है ना। ये दोनों आईएमएफ का है। आईएमएफ, इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में जानना पड़ेगा। जब आप आईएमएफ के बारे में जानेंगे तब आपको चीजें समझ में आएगी, ठीक है। फॉरेन करेंसी एसेट्स बता चुका हूं। अभी हमारे पास जो टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, अभी एकदम करेंटली का मैं आपको बता दे रहा हूं, करेंटली का है 629 बिलियन डॉलर्स के आसपास। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 629 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास का है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसमें भी सबसे ज्यादा क्या है हमारे पास? सबसे ज्यादा है हमारे पास फॉरेन करेंसी एसेट्स, ये आप ध्यान रखेंगे। फॉरेन करेंसी एसेट सबसे ज्यादा है और फिर दूसरे नंबर पे है गोल्ड, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से चीजों को लिंक करके पढ़ना होता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है ये हमारा 700 बिलियन डॉलर्स को भी क्रॉस कर गया था, कब? सितंबर 2024 में, है ना। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा याद करते हुए चलना है, चीजों को थोड़ा सा समझते हुए चलना है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मेन मकसद क्या होता है, इसको रखने का क्या फायदा होता है इसका, ये चीज ऑलरेडी हम कल के करंट अफेयर्स में डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए कल वाली वीडियो इंपॉर्टेंट है, जाकर जरूर देखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। ये भी पूछा था मैंने आपसे, करवाया था आपको। विच प्लेयर रिसेंटली वॉन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन क्रिकेट, ठीक है। किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अभी दिया गया है बीसीसीआई द्वारा? इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सचिन तेंदुलकर, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये जो अवार्ड है, इस अवार्ड का नाम क्या है? इसका नाम है कर्नल टीके नायडू, टीके टीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
इस तरीके से चीजों को आप थोड़ा सा लिंक करते हुए चलेंगे। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? हो सकता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ना लिखे सिर्फ लिखा है सीके नायडू, अभी अवार्ड किसे दिया गया है? सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो सीधा आपको टिक कर लेना है, सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इन्होंने इनका जो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, इनके बारे में मैंने और भी कुछ चीजें आपको बताई थी सचिन तेंदुलकर के बारे में। कल की वीडियो देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। समझ में आया? ये सारी चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। अभी बुमराह को भी मिला है, बुमराह को भी मिला है ना, बुमराह को भी अवार्ड मिला है बीसीसीआई की तरफ से। इनको कौन सा अवार्ड मिला है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है? समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सक्कर कटोई बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? है ना, सक्कर कटोई बर्ड सेंचुरी कौन से स्टेट में लोकेटेड है? ये मत समझना कि ऐसी मैंने किसी भी बर्ड सेंचुरी का नाम दे दिया और आपसे पूछ लिया, बिल्कुल भी नहीं। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि अब ये एक इसे रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? रामसर साइट्स का दर्जा दिया जाता है रामसर कन्वेंशन के तहत। आपको पता है जिसे साइन किया गया था 2 फैब 1971 में, कहां पे? इन रामसर सिटी ऑफ ईरान। ये चीज आपको ध्यान रखना है। रामसर साइट क्या होता है इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है हम लोगों के बीच में, ठीक है? तो चीजें समझ में आई कि नहीं आई? मैंने आपको बताया था कि अभी टोटल चार चार ऐसे वेटलैंड्स है जिसे अभी रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है। उसमें से क्या है? उसमें से एक है सक्कर कटोई बर्ड सेंचुरी, जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और भी जगह और भी को भी दिया गया है, एक झारखंड के भी को भी दिया गया है, एक सिक्किम के भी बर्ड सेंचुरी को दिया गया है। तो वो नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है? अभी तमिलनाडु में टोटल अराउंड 20 के आसपास रामसर साइट्स होंगे, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो अभी हमारे पास टोटल रामसर साइट्स कितने हो गए? टोटल हमारे पास रामसर साइट्स हो गए हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। टोटल हमारे पास हो गए हैं 89 के आसपास। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? इससे पहले 5 और ऐड हुए थे। मैंने आपको बताया था एक नागी बर्ड सेंचुरी, है ना, याद होगा, नागटी बर्ड सेंचुरी, नागटी बर्ड सेंचुरी, और नंजरायन नंजरायन बर्ड सेंचुरी के बारे में बताया था, नंजरायन इससे पहले, और कजुवेली बर्ड सेंचुरी, कजुवेली बर्ड सेंचुरी, और तवा रिजर्वोयर इसके बारे में बताया था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तवा रिजर्वोयर। अब नागी और नागटी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? बिहार के। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों बिहार के हैं। नंजरायन और कजुवेली कहाँ के हैं? ये दोनों तमिलनाडु के हैं। और तवा रिजर्वोयर कहाँ का है? ये है एमपी का। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा आप लिंक करके चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, तभी सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है? समझ में आया? अब 4 और ऐड हो गए हैं, तो उसको भी एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड इन्वेजिव स्पीसीज? इन्वेजिव स्पीसीज क्या होती है ना, इसके बारे में बता चुका हूं। तो इसमें से कौन सी इन्वेजिव स्ट्रीट स्पीसीज है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है? समझ में आया? पर देख लेते हैं कौन कौन सी इन्वेजिव स्पीसीज हैं। गम्बूसिया, एफिन्स, बोकिलिया, रेटिकुलाटा, वाटर हाइसिंथ, नेलम्बू, नूसीफेरा, है ना? तो इनमें से पूछा गया है, तो कौन कौन सी इन्वेजिव स्पीसीज आपको ध्यान रखना है। इसमें से गम्बूसिया, एफिन्स के बारे में बता रखा है ना? ये दोनों क्या है? ये दोनों मॉस्किटो फिश है ना? क्या है? मॉस्किटो फिश। इसको हम मॉस्किटो फिश कहते हैं, मॉस्किटो फिश कहते हैं। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग गिप्पी कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब ये दोनों क्या काम करती है? दोनों ही जो मॉस्किटो का लार्वा होता है फ्रेश वाटर में, उसको खाने का काम कर लेती है ना? और सेंटर जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो सोच रही है कि इस टाइप की फिशेस को हम लोग जो फ्रेश वाटर एरिया है, जैसे कि पॉन्ड हो गया है ना, वहां पे इसको छोड़ दें। और जो लार्वा ये सब बच्चा पैदा करने की कोशिश करते हैं, कौन क्या बोलते हैं, मॉस्किटो बच्चा पैदा करते हैं, जो उनका लार्वा होता है, जो बच्चा होता है, उसको ये लोग पहले ही खा लेंगे, तो फिर मच्छर ज्यादा तादाद में बढ़ेंगे ही नहीं, है ना? तो ये एक तरीका निकाला है किसने? सेंटर ने। बट अब एनजीटी ने उनको, एनजीटी जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उन्होंने उनको समन कर दिया, पूछा, जवाब मांगा उनसे कि बताओ भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है ये कई सारे कंट्रीज में बैन है, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? इस तरीके से चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो ए और बी तो इसका सही आंसर है, आपको पता ही है। वाटर हाइसिंथ के बारे में बता रखा है, ये भी एक इन्वेजिव स्पीसीज है ना? पर्पल कलर का इसका फ्लावर होता है, जो कि काफी ज्यादा एस्थेटिक लगता है, बता रखा है मैंने आपको। और इसको हम लोग टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, ये भी चीज बता रखी है ना? तो आपको ध्यान रखना है। तो ए बी सी तीनों ही इसका करेक्ट आंसर है, फोर्थ इसका करेक्ट आंसर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो करेक्ट आंसर पूछेगा तो ए बी सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड इन्वेजिव स्पीसीज? ए बी एंड सी। और ऑप्शंस में आपको देना भूल गया, ए बी सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? टेलीग्राम में अच्छी तरीके से दिया हुआ है, तो एक बार आप देख लेंगे। नेलुम्बू नुसिफेरा, ये क्या है? इसे लोटस का ये साइंटिफिक नेम है ना? कंफ्यूज मत होना, लोटस जो कमल हम कहते हैं, उसका साइंटिफिक नेम है
नेलुम्बू नूसीफेरा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चीजों को आई थिंक समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक क्लियर हो गया और अब हम लोग करेंगे आज के करंट अफेयर्स, 6 फरवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, एक एक करके हम लोग को देखना है, ध्यान से सुनना है, फिर इससे कुछ क्वेश्चन सीख लेंगे जो कि आप जाकर प्रैक्टिस करेंगे आपके टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, देखिए पहला टॉपिक क्या है, पहला है फिलीपींस डिक्लेयर फूड सिक्योरिटी इमरजेंसी टू कर्ब सोरिंग राइस प्राइसेस। ठीक है, तो फिलीपींस में क्या हुआ, फिलीपींस में जो चावल है उसके दाम काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, उसकी वजह से वहां पे उनको इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी है किसको, फिलीपींस को, क्योंकि जो राइस के प्राइसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब फिलीपींस क्या करेगा, फिलीपींस वही करेगा जो कि इंडिया भी करता अगर इस सिचुएशन में होता, तो वहां की जो नेशनल फूड अथॉरिटी है वो अपने पास जो उनके वेयर हाउस में बहुत सारा ऑलरेडी राइस पड़ा हुआ है वो उसको मार्केट में छोड़ना स्टार्ट करेगी, है ना, क्योंकि मार्केट में कमी है किस चीज की, राइस की। अब वो मार्केट में छोड़ देगी तो एक तरीके से जो प्राइस है उसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। इंडिया भी यही काम करता है। इंडिया में कौन काम करता है, ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऐसी वेयर हाउस में बहुत सारे चावल ये सब अपने पास इकट्ठे करके रखता है। अगर कभी क्राइसिस वाली सिचुएशन आ गई, कभी इंडिया में गरीबों को चावल मिलना बंद हो गया क्योंकि प्राइस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे जो हमारे पास एक्स्ट्रा स्टॉक पड़ा हुआ है हम उसको मार्केट में रिलीज कर देंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो हम लोग भी करते हैं, वैसे फिलीपींस भी करता है। तो इसलिए फिलीपींस ने अपने नेशनल फूड, फिलीपींस के नेशनल फूड अथॉरिटी ने क्या किया है, जो राइस है उसको मार्केट में डालना स्टार्ट कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अभी हाल फिलहाल में कौन सी कंट्री है जहां पे मतलब राइस के जो प्राइसेस है एकदम से बढ़ने लग गए। ठीक है, इसकी वजह से वहां पे इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी, फूड सिक्योरिटी इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चीजें आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करता है, वेयर हाउस में रखता है, तो वैसे ही नेशनल फूड अथॉरिटी जो है फिलीपींस की वो भी यही सेम चीज काम करती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होगे। फिलीपींस की लोकेशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, तो आपको थोड़ा सा चीजों को कवर करते हुए चलना है ना। इंडिया में क्या है, इंडिया में है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, आपको पता होगा, नेशनल फूड फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 आपको पता होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग का यही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जो भी ऐसे गरीब मार्जिनलाइज लोग हैं, ठीक है, जिन तक हम लोग फूड नहीं, जो खुद फूड अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके पास एक्सेस नहीं है फूड का, उसको हम लोग बहुत ही कम दाम में, 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए में हम लोग उनको फूड प्रोवाइड कर सके। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का 2013 का ये काम है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब एक्सेस प्रोवाइड करना किस चीज का, न्यूट्रिशियस फूड का, ये चीज आपको ध्यान रखना है, किसका काम है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का काम है, और उसका मकसद है 1-2% लोग नहीं, टोटल 80% लोगों को ये कवर करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस 80% में भी जो आपको 50% आपको आपको अर्बन एरिया से मिल जाएंगे लोग, जो कि इस एनएफएसए एक्ट 2013 के अंडर कवर होते हैं, और 80 जो 75% लोग हैं वो आपको रूरल पीपल मिल जाएंगे जो कि एनएफएसए के अंदर मिल आते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट का काम है कि क्राइसिस वाली सिचुएशन में, और वैसे भी जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जो कि पुअर लोग हैं, जो कि अपना खुद का भरण पोषण नहीं कर सकते, उन्हें हम लोग कम से कम फूड तो प्रोवाइड कर लें ताकि वो जिंदा रह सकें। जिंदा रहेंगे तभी वो कुछ सोच भी पाएंगे, है ना, तभी उनके पास ताकत आएगी काम करने का, काम करेंगे तो फिर अपना पेट खुद पाल सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट समझ में आया, एनएफएसए एक्ट 2013, आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे, है ना, इजी सा ही टॉपिक था। इसलिए भी जरूरी है यार फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, क्योंकि इंडिया का 1.3 बिलियन लोगों का पॉपुलेशन है ना, इतने सारे पॉपुलेशन को आप कैसे मैनेज करोगे, आपके पास एक स्टॉक तो होना ही चाहिए कि अगर क्राइसिस वाली सिचुएशन आई तो हम लोग हैंडल कर लेंगे, है ना। पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, पॉपुलेशन का प्रेशर है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी हमारी कम है, इसलिए अगर ज्यादा पैदावार है तो उसे पहले ही सेव करके रख लो, कभी प्रोडक्टिविटी किसी वजह से कम जाए, ऐसी कम है ना, पर स्क्वायर फीट एरिया में हम लोग की जो प्रोडक्टिविटी है और आसपास की जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उससे काफी ज्यादा कम है, ये चीज आपको पता है ना, काफी ज्यादा कम प्रोडक्टिविटी है, बहुत सारे अलग अलग रीजन की वजह से कि हमारे पास प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ों की हमारे पास कमी है, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी कम होती है, पर स्क्वायर फीट में भी हमारी जो प्रोडक्टिविटी है काफ़ी कम जाती है, उसकी वजह से हम लोग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लाइमेट चेंज एंड नेचुरल डिजास्टर्स आते रहते हैं, इंडिया में आ सकता है, कहीं ड्रॉट आ सकता है, कहीं फ्लड आ सकता है, तो उसको मैनेज करने के लिए भी हमारे पास एक फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए, है ना। और वाटर स्कार्सिटी कभी पड़ गया, लैंड डिग्रेडेशन एंड सॉइल हेल्थ, वही सेम चीज है, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, है ना, मैंने बता रखा है कि 80% लोगों को ये एनएफएसए एक्ट जो है वो कवर करता है, 50% अर्बन लोगों को, 75% रूरल लोगों को, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा
कवर करते हुए चलेंगे। इसके बारे में अगर और आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पिलग्रिम्स, तो हज सुविधा ऐप के बारे में पहले भी एक बार जिक्र आ चुका है, फिर से न्यूज में आया है, इसलिए मैं सोचा एक बार फिर से आपको रिवीजन करा दूं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है हज सुविधा ऐप को। इससे क्या होगा, इससे जो भी हमारे मुस्लिम भाई बहन हज के लिए जाते हैं वो इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर उनको हेल्थ केयर की कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ भी उनको ग्रीवेंस होता है, तो वो उस पर उठा सकते हैं, है ना। वो अपनी ट्रैकिंग कर सकते हैं लगेज की, वो जा रहे हैं फ्लाइट से, सब देख सकते हैं। सारी फैसिलिटीज उनको सारी एक ऐप पे ही मिल जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो किस चीज के लिए, समझ में आ गया। अगर हेल्थ केयर में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए भी है, और भी बहुत सारी चीजें इसमें उनको देखने को मिलती है, जैसे कि ट्रेनिंग मटेरियल मिल जाता है उनको, फ्लाइट शेड्यूल्स मिल जाते हैं, अकोमोडेशन डिटेल्स वो पता कर सकते हैं इस ऐप से, बैगेज की ट्रैकिंग कर सकते हैं, इमरजेंसी वाली अगर कोई सिचुएशन आ गई तो वो कर सकते हैं, अगर कुछ ग्रीवांस है तो कर सकते हैं, और लैंग्वेज ट्रांसलेशन हो गया तब भी वो इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो काफी एक अच्छा ऐप है। जो भी दर्शन करने के लिए जाते हैं, मक्का में जाते हैं घूमने के लिए, तो वहां पे ये जाकर कर सकते हैं हज करने के लिए। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, हज से रिलेटेड मैंने आपको पहले भी दो कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था इहरम के बारे में, कि इहरम क्या होता है। इहरम के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, कि ये व्हाइट कलर के क्लोथिंग्स है। ठीक है, व्हाइट कलर के क्लोथिंग्स है कुछ इस टाइप के, ये होता है इहरम। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इहरम। अभी इहरम जो भी हज करने जाता है वो इहरम पहन के ही जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चाहे वुमेन हो, मैन हो, बच्चा हो, जो भी हो, तो वो इस टाइप के क्लोथ्स को पहन के जाता है, व्हाइट कलर के क्लोथ्स को, है ना। ये किस चीज को दिखाते हैं, ये इक्वालिटी को दिखाते हैं, क्योंकि अमीर हो या गरीब हो सबको सेम ही क्लोथ्स पहन के जाना है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इक्वालिटी एंड प्योरिटी को ये दिखाता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो इक्वालिटी एंड प्योरिटी को ये आप दिखाता है क्या, इहरम, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। साथ ही ये हज से रिलेटेड मैंने आपको एक और चीज बताई थी, तवाफ के बारे में। तवाफ क्या होता है बताया था मैंने आपको, है ना। तवाफ के बारे में मैंने आपको बताया था। तवाफ होता है इस टाइप से जो गोल चक्कर मारते हैं मक्का के, है ना, उसे हम लोग तवाफ कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक हो गया इहरम जो आपको हमेशा याद रखना है, एक हो गया तवाफ, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम न्यूज में आएगा तो और कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तवाफ ध्यान रखना है, ये मक्का के गोल चक्कर मारा जाता है, और ये जो चक्कर होता है ये एंटी क्लॉकवाइज होता है ना। क्लॉकवाइज कैसे हो गया, क्लॉकवाइज हो गया इस टाइप से, तो एंटी क्लॉकवाइज इस टाइप से, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। समझ में आया इहरम और तवाफ का कॉन्सेप्ट। साथ ही मैंने आपको बताया था हज कमेटी ऑफ इंडिया के बारे में, हज कमेटी ऑफ इंडिया के बारे में बताया था। और मैं आपको बता रहा था कि हज करने कोई जाता है तो उसे जाने का रास्ता कैसे है ना। एक तो हज कमेटी ऑफ इंडिया लेकर जाती है, ये चीज मैंने आपको बता रखा है। सबसे ज्यादा लोगों को यही लेकर जाती है हज कमेटी ऑफ इंडिया, और नहीं तो आप कुछ प्राइवेट ऑपरेटर्स के थ्रू भी जा सकते हो, ये चीज आपको ध्यान रखना है। बट इनको गवर्नमेंट का लाइसेंस होना जरूरी है, गवर्नमेंट का लाइसेंस इनको मिलता है तभी ये लोग आपको हज के लिए ले जा सकते हैं ना। हर साल लिमिटेड लोगों को ही मिलता है हज जाने का मौका, ये चीज आप ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि जिसको मन करे वो जाकर जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लिमिटेड लोगों को ही जाने का मौका मिलेगा, कहाँ पे, हज करने के लिए सऊदी अरेबिया में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हर एक कंट्री का अलग अलग कोटा है, तो इसलिए हमारे जो मिनिस्टर हैं, है ना, किरण रिजिजू के बारे में आप ध्यान रखेंगे। ये गए हुए थे कहाँ पे, ये गए हुए थे सऊदी अरेबिया में, ताकि जो हमारा कोटा है जो कि पहले ही बढ़ा हुआ है उसको और बढ़ा दिया जाए, ताकि हमारे इंडिया से ज्यादा जो हमारे भाई बहन है वो हज करने जा पाए। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो समझ में आया। किरण रिजिजू कौन है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ये चीज आपको ध्यान रखना है। मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई। और साथ में ये क्या है, ये मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी है, ये भी चीज आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि कौन है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ये चीज आपको ध्यान रखना है। किरण रिजिजू ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने वक्फ बिल को पेश किया था कहाँ पे, लोकसभा के अंदर। ये चीज आप ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा लिंक करके पढ़ोगे तो सारी चीजें याद रहेगी। समझ में आया कि नहीं आया, तो इस तरीके से पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फॉरेन नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी, है ना, अनाउंसेस मेजर्स टू मेक इंडिया अ ग्लोबल टॉय हब, है ना। तो ग्लोबल टॉय हब बनाने की बात कर रहे हैं कौन, सीतारमन जी। ये चीज आपको ध्यान रखना है, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है ना। अब तो निर्मला सीतारमन के प्रति जो नजरिया है लोगों का एकदम से बदल गया, जैसे ही उन्होंने पर इनकम टैक्स वाली बात की, 12 लाख तक हटाने की बात की, अब लोगों का नजरिया एकदम पूरी तरीके से बदल गया है। वो अब एक हीरो बन गई हैं लोगों की
लोगों के माइंड में अब उनकी एक अलग ही छवि बन चुकी है। पहले तो लोग उनके बारे में बहुत कुछ बोल रहे थे उल्टा, बट अब तो एकदम पूरी तरीके से उन्होंने जितने भी मतलब एक तरीके से पाप बोले जो भी बोलो, सब कुछ साफ कर लिया उन्होंने, है ना। महाकुंभ में नहा लिया उन्होंने इस बार बजट के दौरान ही। अब देखो क्या हुआ है, इंडिया को हम लोग ग्लोबल टॉय हब बनाने की कोशिश करें, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये मत समझना कि हम लोगों ने अभी सोचा है इस बार बजट के दौरान, नहीं, इससे पहले ही हम लोग सोचते थे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ग्लोबल टॉय हब हमें बनाना है इंडिया को, पर इंडिया अभी बहुत कम शेयर होल्ड करता है वर्ल्ड के एक्सपोर्ट्स में। मतलब पूरे वर्ल्ड में जितना भी आपको टॉयज दिखते हैं वो ज्यादातर एक्सपोर्ट किए हुए हैं, कहाँ से, चाइना से। और चाइना का शेयर है कितना, 80%। ये चीज आपको ध्यान रखना है। चाइना जितना भी एक्सपोर्ट होता है किसका, टॉयज का, उसमें से चाइना का शेयर अकेले 80% है। ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। सबसे ज्यादा बड़ा एक्सपोर्टर है कौन, चाइना, टॉयज का। टॉयज का ये चीज आपको ध्यान रखना है। इंडिया जो है, इंडिया काफी ज्यादा पीछे है, बट हम लोग एस्पायर कर रहे हैं कि यार हम लोग भी एक ग्लोबल हब बन पाए टॉयज के, क्योंकि काफी ज्यादा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है ना। बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगी, काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। तो इंडिया की जो अभी पोजीशन है, इंडिया की पोजीशन अभी बहुत ज्यादा बेकार है। अराउंड 0.3% का शेयर है पूरे एक्सपोर्ट में। कैन यू इमेजिन, 1% भी हम लोग नहीं है, और चाइना 80% है ना। और हम लोग इनको टक्कर अभी देना चाहते हैं। अब देखते हैं देना दे पाते हैं कि नहीं, बट कम से कम हम लोग एस्पायर तो कर सकते हैं, हम लोग सोच तो सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत पीछे थे, बट अब हम लोग सेकंड नंबर के हाईएस्ट जो सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर बन चुके हैं किसी चीज के, मोबाइल फोन्स के, एंड्रॉइड फोन्स के। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। अभी हम लोग पीछे हैं, तो पर फ्यूचर में हम लोग जरूर आगे बढ़ेंगे। इंडिया के 0.3% हो गया है एक्सपोर्ट, और इंडिया का जो इंपोर्ट है टॉयज का वो है 0.1% का। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 0.3% के एक्सपोर्ट के साथ इंडिया 61st पोजीशन पे आपको मिलेगा, और 0.1% के इंपोर्ट के साथ इंडिया आपको 27th के आसपास जो पोजीशन है उसके आसपास आपको मिलेगा। एग्जैक्ट डेटा आपको ध्यान नहीं रखना, बस मैंने आपको बता दिया कि आपके दिमाग में एक थोड़ी सी इमेज क्रिएटेड रहे, ठीक है। समझ में आया। चाइना सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है और यूएसए सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो लार्जेस्ट इंपोर्टर आपसे पूछ लिया जाए तो क्वेश्चन में आ सकता है कि इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर है, तो आपको ध्यान रखना है नहीं, यूएसए सबसे बड़ा इंपोर्टर है। उसके बाद आप यूरोपियन यूनियन डाल दो, और फिर जापान, जो ऑस्ट्रेलिया हो गई, जो भी जो कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है जनरली, वो हैं इंपोर्टर्स। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जैक्ट आपको सारी चीजें याद नहीं करनी, बट एक इमेज क्रिएट करके चलो, है ना, कि अगर ऑप्शंस में आ गया कि इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर है, तो आपको ध्यान रखना है नहीं, वैसे सबसे बड़ा इंपोर्टर है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको चीजों को थोड़ा सा पकड़ कर चलना होगा। समझ में आया। ग्लोबल टॉय हब हम लोग बनना चाहते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये चीज पूरी स्लाइड्स को अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है ग्लोबल जस्टिस समिट इन दुबई। तो दुबई में एक ग्लोबल जस्टिस समिट होने वाली है, जिसमें 2800 पीस कीपर्स आएंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, और बहुत सारे नोबल लॉरेट्स भी आएंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दुबई में ये कहाँ पे होगा, एक बार हम लोग देख लेते हैं। दुबई में होगा दुबई एग्जीबिशन सेंटर, दुबई एग्जीबिशन सेंटर एक्सपो सिटी में होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये होस्ट करेगा ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट 12 से 13 अप्रैल 2025 को, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कौन से मूवमेंट के तहत हो रहा है, ये हो रहा है आई एम पीस कीपर मूवमेंट के तहत, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आया। इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। 2800 पीस कीपर्स आएंगे और 72 डिस्टिंग्विश स्पीकर्स आएंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और वहां पे 10 नोबल लॉरेट्स भी होंगे, हेड ऑफ स्टेट भी होंगे, रिलीजियस लीडर्स भी होंगे, और वो लोग एक तरीके से सोचेंगे, इस बात पे डिस्कशन करेंगे कैसे हम लोग पूरी कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को, और पूरे प्लेनेट को एक तरीके से मोर पीस लिविंग बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पीस लिविंग बना सकते हैं ना। क्योंकि अभी आपको देखने को मिल रहा है पूरे वर्ल्ड में हर जगह कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट है ना। कहीं धर्मों की वजह से है, कहीं अलग अलग क्या बोलते हैं कास्ट की वजह से है, कहीं पे किसी वजह से है, कई बार इकोनॉमिक रीजन है ना, कई बार जियोपॉलिटिकल रीजन है। तो बहुत सारी ऐसी चीजों की वजह से क्या हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में ही कन्फ्लिक्ट है। इसी कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए तो यूएई ने ये कदम लिया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूएई के जो मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस है, नाम देखिए, शेख नहायन मुबारक अल नहायन। अब इनके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, कि यूएई के आपको मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस एंड को एग्जिस्टेंस का नाम ध्यान रखना है। ये मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस एंड को एग्जिस्टेंस है, शेख नहायन मुबारक अल नहायन। इनकी पैट्रोनेज में ये करा जा रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इंडिया भी विजिट करते रहते हैं, कई बार विजिट कर चुके हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। यूएई ने 2025 को ईयर ऑफ कम्युनिटी डिक्लेयर कर रखा है, और इसी
इसी के तहत यूएई ये कदम ले रहा है, ठीक है। ये पीस कीपर का एक तरीके से पूरा सम्मेलन करने वाला है अप्रैल में, 12 से 13 अप्रैल को यूएई, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आया? शेख नहायन मुबारक अल नहायन, ये कौन है? ये यूएई के मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस एंड को एग्जिस्टेंस है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। इसकी थीम और देख लीजिए, इसकी थीम क्या होने वाली है? इसकी थीम है वन प्लैनेट वन वॉइस ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के अवार्ड्स भी दिए जाएंगे, मतलब काफी बड़ा फंक्शन होने वाला है, जैसे कि चैंपियन जज ऑफ जजेस, वर्ल्ड वुमेन इन लॉ और ग्लोबल नॉन वायलेंस अवार्ड, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के अवार्ड्स भी दिए जाएंगे, बहुत सारे स्पीकर्स होंगे, 78 डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट होंगे, क्या बोलते हैं 10 से ज्यादा आपके क्या बोलते हैं नोबेल लॉरेट्स होने वाले हैं, अलग अलग रिलीजियस लीडर होने वाले हैं, सब लोग वहां पे सम्मिलित होने वाले हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखिए, नेक्स्ट न्यूज है डेनमार्क पीएम रिपीट्स दैट ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल, है ना। ग्रीनलैंड किसका पार्ट है? डेनमार्क का ही पार्ट, आपको पता ही है। और डेनमार्क के पीएम ने रिपीट किया है कि भाई ये जो आप बोलते रहते हो ना, यूएसए को कहा गया है ये कि हम लोग इसको ले लेंगे, हम लोग इसको कब्जा कर लेंगे, मिलिट्री का भी यूज करना पड़े तो हम लोग कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सेल के लिए नहीं है। किसने कहा है? डेनमार्क के पीएम ने। ऑलरेडी पहले भी बोल रखा था, बट फिर से रिपीट किया है। इनका नाम है, डेनमार्क के पीएम का नाम है मैटी फ्रेडरिक्सन, पर देख लेना प्रोनाउंसिएशन, मैटी फ्रेडरिक्सन, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ग्रीनलैंड क्या है? डेनमार्क का ऑटोनोमस प्रोविंस, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये बात इन्होंने इसलिए रिपीट कर दी क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही यूएस के जो नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने हैं, जिनका नाम है मार्को रूबियो, इनका भी नाम मैंने आपको याद कराया था, इनका नाम और डिफेंस सेक्रेटरी का नाम इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ये अनाउंसमेंट कहा था कि ट्रम्प जो कह रहे हैं लगातार आपको कि ग्रीनलैंड है इसको हम लोग कब्जा करेंगे, मजाक में नहीं कह रहे थे, हम लोग सच में इसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो इस बात पे ही डेनिश के जो डेनमार्क के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका बयान आया है कि नहीं भाई ये सेल के लिए नहीं है कि आप जब बोलो आप क्या बोलते हैं हम लोग आपको दे देंगे, ठीक है, ऐसी थोड़ी लेन देंगे। और फ्रांस भी काफी ज्यादा गुस्सा है इन सारी चीजों की वजह से, देखते हुए, है ना। काफी पूरा यूरोप गुस्सा हो सकता है किससे? अमेरिका से, अगर यूएसए ने बाय फोर्स एक तरीके से कब्जाने की कोशिश की ग्रीनलैंड को, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ आ रहे होंगे। एक बार हम लोग देख लेते हैं ग्रीनलैंड की लोकेशन, आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पे डेनमार्क है, यहाँ पे डेनिश स्टेट मैंने बता रखा है, कील कैनाल की लोकेशन मैंने आपको बता रखी है, ठीक है। उसको आप लोकेट करो खुद से। यहाँ पे देखो बफिन बे है, लैब्राडोर सी है ना, ग्रीनलैंड सी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये है पूरा ग्रीनलैंड, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऑटोनोमस रीजन है किसका? डेनमार्क का, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीजों को समझ पा रहे होगे आप। अभी जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम देखो, मैटी फ्रेडरिक्सन, की पिक्चर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा समझते हुए, थोड़ा कवर करते हुए आपको चलना होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है भारत रणभूमि दर्शन। भारत रणभूमि दर्शन, 77 टूरिज्म साइट्स टू शोकेस इंडिया रिच मिलिट्री हेरिटेज, ठीक है। तो इंडिया ने सोचा, है ना, इंडिया ने सोचा, इंडिया के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सोचा, इसके जो भी चीफ हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह, है ना। इन्होंने भारत रत्न भूमि दर्शन का एक तरीके से बोला कि ऐसा करके कुछ हम लोग लाने वाले हैं। कब बोला था? 15 जनवरी 2025 को बोला था कि ऐसा हम लोग कुछ लाएंगे। उसमें क्या होगा, जो भी टूरिस्ट हैं, है ना, जो क्या बोलते हैं घूमना चाहते हैं बॉर्डर एरियाज में, है ना, ऐसे एरियाज को हम लोग लोकेट करेंगे जो कि इंडियन आर्मी से एक तरीके से कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं उनकी जो ब्रेवरी है उससे कनेक्टेड है, और हम लोग आपको उन जगह पे ले जाएंगे। तो टोटल 77 ऐसी जगहों को मार्क किया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, जहां पे लोग आराम से आके घूम सकते हैं। और इंडिया की जो ब्रेवरी है, इंडिया की जो आर्मी है, जो यहाँ की नेवी या एयरफोर्स है, उनकी जो ब्रेवरी है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत रणभूमि दर्शन, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसके लिए एक ऐप भी लॉन्च करी गई है, रणभूमि ऐप करके आई थिंक नाम है उसका, ठीक है। 15 जनवरी को जब हम लोग आर्मी डे मनाते हैं, इंडियन आर्मी डे, तो उसी दिन इसे लॉन्च किया गया था, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रणभूमि ऐप लॉन्च करी गई है ताकि आप अलग अलग जगह पे जा सकते हो, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर के कुछ जगह हैं, हिमाचल प्रदेश की, राजस्थान, गुजरात, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की, और उत्तराखंड की कुछ जगह है जहां पे आप जा सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं इंडिया की आर्मी की ब्रेवरी का, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझते हुए चल रहे होंगे, समझ में आ गया होगा। तो इन एरियाज में लेके जाया जाएगा किसकी तरफ से? मिनिस्ट्री ऑफ, ये आइडिया किसका था? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने मिलकर ये सोचा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये उनकी तरफ से भारत रणभूमि टूरिज्म स्टार्ट किया गया, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। भारत रणभूमि टूरिज्म, इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा आप लिंक करते हुए चलो तो समझ में आएगा। समझ में आया? अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट है,
तो ये पहले कैमरून के प्राइम मिनिस्टर थे, अब ये यूएनजीए के प्रेसिडेंट बन गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक सितंबर 2024 में इन्होंने अपना पदभार संभाला है और अब ये इंडिया विजिट करने वाले हैं अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कशन करने के लिए, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो हमारे डिग्नेटरीज हैं उनसे मिलेंगे, हमारे प्रेसिडेंट से मिलेंगे, और भी जैसे कि हमारे एस जयशंकर साहब जो हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर, उनसे भी मिलने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे जो बात होती है वो सब बात होंगी लोगों के बीच में, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साथ ही ये जाएंगे इन्फोसिस में भी और आईआईएससी बैंगलोर में भी ये विजिट करेंगे, और वहां पे देखेंगे कि इंडिया ने किस टाइप से, मतलब ये तो कुछ ऐसे सेंटर्स हैं ना इंडिया के जो कि इंडिया को डेवलप बनाने में काफी ज्यादा मदद करते हैं, तो इन सारे सेंटर्स पे भी जाने वाले हैं कौन, यूएनजीए के प्रेसिडेंट, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 10 सितंबर 2024 को ही देखो इन्होंने पदभार संभाला है, और इससे पहले कौन थे ये, इससे पहले ये एक तरीके से कैमरून के प्राइम मिनिस्टर थे, और इन्होंने हाल फिलहाल में ही आते ही अ पैक्ट फॉर द फ्यूचर भी लॉन्च किया यूएनजीए में, जिसका विजन क्या था, जिसका विजन था कि मल्टीलेटरल सॉल्यूशंस होने चाहिए ग्लोबल चैलेंजेस के, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अ पैक्ट फॉर द फ्यूचर क्या है, मल्टीलेटरल सॉल्यूशंस होने चाहिए, मल्टीलेटरल सॉल्यूशंस होने चाहिए, है ना, फॉर ग्लोबल प्रॉब्लम्स, तभी एक तरीके से शांति बन पाएगी पूरे वर्ल्ड में, ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। इसको लिंक कर दो यूएई के पीस कीपिंग जो उन्होंने अभी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इस तरीके से हर चीज को थोड़ा थोड़ा आप लेते जाओ, और उससे ऐड करके अगर आप मेंस भी लिखते हैं तो उसमें आप अच्छा आंसर भी लिख सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीज समझ पा रहे होगे। कैमरून की लोकेशन देख लो, है ना, नाइजर हो गया, ऊपर नाइजर होगा, नीचे हो गया नाइजीरिया। इधर कौन सा लेक है जो भी सूख भी रहा है, लेक चड, इसके बारे में पता ही है, बता रखा है मैंने आपको, है ना। कैमरून की लोकेशन आपको समझ में आ गई। नाइजर या नाइजीरिया में से एक कंट्री में हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू गई थी, वो कौन सी कंट्री थी, वो नाम भी आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। तो समझ में आ गया लेक चड के बारे में, ये सूख रहा है लेक, ये चड यहाँ पे हो गया, कैमरून हो गया, नाइजीरिया हो गया, ऊपर होगा नाइजर, ये आपको ध्यान रखना है। और यहीं के प्रेसिडेंट थे, यहीं के प्राइम मिनिस्टर थे, जो कि अभी प्रेसिडेंट बन गए हैं कहाँ के, यूएनजीए के, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, है ना। बिग कैट अलायंस ऑफिशियली कम्स इनटू फोर्स एज फुली फंक्शनल इंटरनेशनल लीगल एंटिटी, ठीक है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इंडिया ने सोचा था, इंडिया का थॉट था ये, ठीक है, और अब ये फोर्स में आ चुका है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने सोचा था जनवरी अप्रैल अप्रैल 2023 में, ये चीज आपको ध्यान रखना है, तब सोचा था उन्होंने कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो कि बिग कैट स्पीसीज हैं, जैसे कि टाइगर्स हो गए, लॉयंस हो गए, है ना, इनको लिपर्ड्स हो गए, इन लोगों को प्रोटेक्ट कर सके, है ना। तो एक कुछ कुछ एक कंट्रीज का क्या होना चाहिए, एक अलायंस इस टाइप का होना चाहिए। ये अलायंस बना दिया गया था पिछले साल ही, और अब ये पूरी तरीके से फोर्स में आ चुका है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके फाउंडिंग कंट्रीज कौन कौन सी है, फाउंडिंग कंट्रीज है इंडिया, निकारागुआ, स्वातिनी, सोमालिया एंड लाइबेरिया, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक बार थोड़ा ध्यान रखना है, इसमें कहीं वेस्टर्न कंट्री कोई घुसा दे, है ना, कोई कहीं और की कंट्री घुसा दे, तो आपको लगे कि हाँ भाई ये कंट्री तो होगी, ये तो होती है, ये वैसे तो होता ही है हर जगह, ऐसा मत सोचना। कंट्रीज देख लो, इंटरनेशनल बिग कैट लाइंस के फाउंडिंग कंट्रीज कौन कौन सी थी, इंडिया, कौन कौन सी है, इंडिया, निकारागुआ, स्वातिनी, सोमालिया एंड लाइबेरिया, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका काम है जो बिग कैट स्पीसीज है उनको प्रोटेक्ट करना। कौन कौन सी 7 बिग कैट स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने वाली है, टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, लिपर्ड हो गया, स्नो लिपर्ड हो गया, चीता हो गया, जैगवार हो गया एंड प्यूमा हो गया, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सातों नाम आपको ध्यान रखने हैं। इसी बीच में से क्या होगा, एक नाम ऐसा होगा जो इंटरनेशनल बिग कैट लायंस ने सोचा नहीं होगा इसको प्रोटेक्ट करने का, बट ये आपके ऑप्शंस में होगा यूपीएससी के या बीपीएससी के या जो भी पीसीएस एग्जामिनेशन है आपका, और वहां पे आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें से कौन सी स्पीसीज को आईबीसीए ने नहीं बोला है कि प्रोटेक्ट करेंगे, तो वहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। या क्वेश्चन ये आएगा कि इनमें से कौन कौन से स्पीसीज को आईबीसीए प्रोटेक्ट करने वाला है अभी, ठीक है। तो उसमें से ये इनमें से कोई 3 नाम होंगे और एक नाम नहीं होगा, तो 3 नाम को आपको चूज कर लेना है, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन निकल के आते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसको सोचा गया था किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ही 2023 में, जब हम लोग 50 ईयर्स बना रहे थे किस चीज के, प्रोजेक्ट टाइगर के, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सेम चीज है ये, हम लोग अलग अलग जो कंट्रीज हैं उनसे एक तरीके से बातचीत करेंगे, है ना, और जो बिग कैट स्पीसीज हैं उनका जो बिग कैट स्पीसीज है उनको कैसे उनके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट किया जा सके, इसके बारे में हम लोग अलग अलग कंट्रीज से विचार भी करेंगे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यही पूरा मकसद है इसका, इस ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक और चीज ध्यान रख लो, इसका जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया में होने वाला है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, इंडिया में इसका हेडक्वार्टर होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इनिशिएटिव भी किसका है, इनिशिएटिव भी इंडिया का है, और फाउंडिंग कंट्रीज जो है वो चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो सारी चीजें कवर हो जाएगी। नेक्स्ट है यूएस चाइना ट्रेड वॉर एक्सपेक्टेड टू बूस्ट इंडियाज एक्सपोर्ट से
गवर्नमेंट सोर्सेज, ठीक है। तो गवर्नमेंट सोर्सेज कह रही हैं कि भाई यूएस चाइना का जो ट्रेड वॉर चल रहा है इससे इंडिया को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है, बट ये चीज तो हमें ऑलरेडी ही पता है ना, हर जगह से यही रिपोर्ट आ रही थी। आपको पता है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने 10% का टैक्स लगा दिया है, किसके ऊपर? 10% का टैक्स लगा दिया गया है किसके ऊपर? चाइना के ऊपर, कि चाइना से कोई भी प्रोडक्ट आएगा तो उस पर 10% का हम लोग टैक्स लगा रहे हैं ना। चाइना भी सोच रहा है कि भाई हम लोग भी अब इसका जवाब देंगे, हम लोग भी आप पे टैक्स लगाएंगे, सिर्फ आप ही थोड़ी टैक्स लगाओगे। तो फिर से ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गया किसके बीच में? डोनाल्ड ट्रंप एंड चाइना के बीच में, यूएसए एंड चाइना के बीच में। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले भी जो ट्रेड वॉर स्टार्ट हुआ था उससे भी इंडिया को फायदा हुआ था, बट एक रिपोर्ट के अनुसार, एक रिपोर्ट नहीं मतलब पूरे सब लोग का ही मानना था कि जितना फायदा होना चाहिए था उतना फायदा नहीं हो पाया था, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया के जैसे कि थाईलैंड हो गया, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, उनको उन्होंने और भी ज्यादा फायदा उठा लिया, जितना इंडिया उठा सकता था उससे ज्यादा फायदा तो उन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ने उठा लिया था, ठीक है। मतलब हम लोगों ने जो ट्रेन जा रही थी उसको छोड़ दिया, वी मिस्ड द ट्रेन, ठीक है। तो हमने ट्रेन को छोड़ दिया, तो अब हमें फिर से मौका मिला है इस ट्रेन को पकड़ने का, अभी भी हम लोग काफी फायदा उठा सकते हैं। यूएस चाइना की लड़ाई रहेगी तो ऑब्वियसली इंडिया को फायदा होगा, इंडिया के पास ज्यादा मौके रहेंगे कि हम लोग अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको यूएस के मार्केट में पहुंचा पाए। इसी बीच में अगर एफटीए हो जाता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है, तो क्या ही बात हो जाएगी, है ना। तब बहुत ज्यादा फायदा होगा इंडिया और यूएसए दोनों को ही, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ज्यादातर इंडिया को ही फायदा होने वाला है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ रेगुलर कॉन्टेक्ट्स एविडेंट इन इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, किसने कहा? प्रेसिडेंट मुर्मू ने कहा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब रशिया का एक पार्लियामेंट्री पैनल आया हुआ था, किसके, कौन उसको हेड कर रहा था? उनको हेड कर रहे थे वोलोदिन। वोलोदिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर कह सकते हैं, कहाँ पे? वहां पे चाइना रशिया के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि इंडिया के अंदर लोकसभा है, लोकसभा के स्पीकर होते हैं, तो वैसे ही वोलोदिन वहां की जो ड्यूमा है उसके स्पीकर हैं, स्पीकर कह सकते हैं उनको, चेयरमैन है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं के द्वारा लेड किया हुआ एक पार्लियामेंट्री पैनल इंडिया में आया हुआ है, और वो हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है ना, हमारे वाइस प्रेसिडेंट और अलग अलग इंपॉर्टेंट डिग्नेटरीज हैं उनसे मिल रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रेसिडेंट मुर्मू ने भी कहा है कि यार इस टाइप के जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं काफी ज्यादा फायदा करते हैं इंडिया और रशिया दोनों के ही। ये बात तो मतलब कॉमन ही है, और इससे अच्छा रिलेशन बनता है किसका? इंडिया और रशिया का, है ना। साथ ही वोलोदिन ने इनवाइट कर लिया किसको? राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं इंडिया के, है ना, कि भाई आप भी आओ, रशिया में आओ आओ और हमारे साथ आकर बैठो, बातचीत करो। यही सब के लिए इनवाइट कर दिया है किसने? वोलोदिन ने। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि अभी कहाँ के कौन से पार्लियामेंट्री पैनल के लोग आ रखे थे? तो रशिया के पार्लियामेंट्री पैनल के लोग आए हुए थे। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आज के हम लोग लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। लास्ट टॉपिक है इंडिया मालदीव्स का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, है ना। स्टार्ट हो चुका है, चल रहा है ऑलरेडी, 2 तारीख से ही स्टार्ट हो चुका है, 13th एडिशन ही चल रहा है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है? इक्वरीन, है ना। ये आई थिंक क्वेश्चन भी आ चुका है इक्वरीन के बारे में, कि इक्वरीन कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है? तो ये है मालदीव्स एंड इंडिया के बीच में। ये चीज आपको ध्यान रखना है, मालदीव्स एंड इंडिया के बीच में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अभी हो रही है इसकी 13th एडिशन, कहाँ पे? मालदीव्स के अंदर, है ना। तो क्वेश्चन कहीं से भी बन के आ सकता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये बार इस बार इंडिया में होने वाला है, तो आपको ध्यान रखना है इंडिया में नहीं, ये हो रहा है कहाँ पे? मालदीव्स में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। समझ में आया? मालदीव्स में कहाँ पे होगा? मालदीव्स में होगा माफिला फुसी में, ठीक है। माफिला फुसी मालदीव्स में होने वाला है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से चीजों को लिंक करते हुए चलेंगे। इक्वरीन नाम याद रखना। इक्वरीन किससे कनेक्टेड है? इक्वरीन कनेक्टेड है किससे? इक्वरीन कनेक्टेड है इंडिया और मालदीव्स, है ना। और भी कुछ एक्सरसाइज होते हैं, पर इसमें इक्वरीन के बारे में दिया हुआ है, तो अभी इक्वरीन के बारे में ही पढ़ेंगे। वैसे मैं एक ऑप्शन आपको दे दे रहा हूँ, एक सॉरी होमवर्क दे दे रहा हूँ कि एक्सरसाइज कठा ये कौन से कंट्रीज के बीच में होता है, ये थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो ये चीज आप मुझे बताना है, आपको मुझे बताना है। इक्वरीन जो एक्सरसाइज है ये 2009 से ही स्टार्ट हो चुके हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, और ये बायलैटरल मिलिट्री रिलेशनशिप को और भी मजबूत करती है इंडिया और मालदीव्स के, है ना। और कुछ पॉइंट्स तो कॉमन ही होते हैं भाई, कि इससे इंटरऑपरेबिलिटी भी बढ़ाते हैं हम लोग, ये सारी चीजें करते हैं। ये तो टॉपिक्स हैं, ये तो कॉमन है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कुछ चीज और देखते हैं, कुछ एक एक्सरसाइज के बारे में और आपको पता होनी चाहिए, है ना। 1-2 दिन पहले, 3-4 दिन पहले मैंने आपको याद कराया था गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति, है ना। जब इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है वो आए हुए थे एज अ चीफ गेस्ट इंडिया के रिपब्लिक डे में, तो मैंने आपको बताया था कि गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति क्या है, उसके बारे में याद कर लो, याद रहेगा। भूटान के साथ हम लोग करते हैं मित्र शक्ति। ये इंडिया के जो आसपास की कंट्रीज है उनके मैंने आपको एक चार्ट बना के दे दिया है कि ये मिलिट्री एक्सरसाइज है जिनके साथ हम लोग करते हैं, ठीक है। थाईलैंड के साथ हम लोग करते हैं मैत्री, मालदीव के साथ इक्वरीन बता दिया है, म्यांमार के साथ इम्बेक्स, श्रीलंका के साथ लाइनेक्स, श्रीलंका के साथ
मित्र शक्ति भी करते हैं, और नेपाल के साथ सूर्य किरण, चाइना के साथ हैंड इन हैंड, और बांग्लादेश के साथ संप्रीति, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसी क्या बोलते हैं, जैसे कि हमारा एक और कंट्री है मंगोलिया, उसके साथ नोमैडिक एलिफेंट करते हैं, और भी बहुत सारी एक्सरसाइज है जो इन्हीं कंट्रीज के साथ करते हैं, पर एक एक एक्सरसाइज आपको मैंने दे दी है, ठीक है। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज आपको ध्यान रखना, चाइना के साथ करते हैं, और लास्ट आई थिंक 2019 में हुई थी, उसके बाद अभी तक नहीं हुई है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इंडिया और चाइना के रिलेशंस काफी ज्यादा बिगड़ गए थे, जो अलग अलग चीजें हुई, जैसे ढोकलाम हुआ, तो एक तरीके से ट्रस्ट का इशू भी आ गया। बट हम लोग अब डिसएंगेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रम्प के आते ही। चाइना भी अब काफी काफी ज्यादा सॉफ्ट हो गया, क्योंकि अब उसकी उतनी ज्यादा चलने वाली नहीं है जितनी वो चला रहा था अभी से कुछ टाइम पहले, ठीक है। तो एक तरीके से डिसएंगेजमेंट का दौर भी चालू हो चुका है इंडिया और चाइना के बीच में, तो हो सकता है कुछ और डेवलपमेंट हो आगे, इंडिया और चाइना के बीच में ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करी जाए, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमेशा की तरह टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, उसे सॉल्व करना है, उसको देखना है कि कितने लोग सही दे रहे हैं, कितने लोग गलत दे रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि आप सही दे पा रहे हो कि नहीं, है ना। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आके फिर से आपको हमारे साथ जुड़ना है, और हम लोग फिर से क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आगे के करंट अफेयर्स को देखेंगे, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करूंगा। मेरा नाम है आशुतोष, एंड थैंक यू सो मच।